दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जिसका जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है भूमि। भूमि का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसका महत्व क्या है। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वही जो हमेशा करते हैं, कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले जो छात्र हैं उन तक भी ये हमारा वीडियो पहुंच सके और वे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भूमि, आज हम इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, उसका नाम है भूमि। तो देखिए, भूमि साधारणता शब्दों में, सरल भाषा में हम क्या कहेंगे कि जिस पर हम चलते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, उसको भूमि कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ बहुत विस्तृत अर्थ में लिया गया है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत वो सभी निःशुल्क उपहार जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान किए हैं, वो सभी निःशुल्क उपहार भूमि के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए जैसे कि जो हवा है, गैस है, जो आकाश है, सूरज, चांद, सितारे, ये सब हैं। उसी तरीके से भूमि के ऊपर वन, तालाब, नदी, नाले, पेड़ पौधे, मकान, दुकान और फैक्ट्री, उद्योग, फर्में, ये सब भूमि के ऊपर जो वस्तुएं, वो सब भूमि के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा भूमि के नीचे जो हमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो जैसे सोना, हीरा, कोयला, जिप्सम, अभ्रक, बहुत सारे खनिज पदार्थ जो हमें भूमि के नीचे मिलते हैं, वो भी भूमि के अंतर्गत आते हैं इस अर्थशास्त्र में। तो इसके बारे में मार्शल ने क्या कहा है, इसकी परिभाषाएं, जैसे कि इसका अर्थ हमने जान लिया। अब इसकी परिभाषाएं हैं, इसकी परिभाषाओं के बारे में मार्शल ने क्या कहा है, एस के रुद्र ने क्या कहा है, तो आइए हम इसके बारे में भी जान लेते। मार्शल ने कहा है, भूमि का अर्थ केवल भूमि की ऊपरी सतह से नहीं है। भूमि के रूप में मनुष्य ने जो भी प्रकृति से प्राप्त किया है, प्रकृति ने जो भी उसे शक्तियाँ प्रदान की हैं, वो सभी भूमि के अंतर्गत आती हैं, जैसे जल, वायु, प्रकाश आदि। इस प्रकार से एस के रुद्र ने भी कहा है कि मनुष्य को जो प्रकृति ने निःशुल्क उपहार दिए हैं या निःशुल्क शक्तियाँ प्रदान की हैं, वो सभी भूमि के अंतर्गत आती हैं। तो ये भूमि की परिभाषाएं हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी अपने छात्रों से, अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, जो भी इसको देख रहे हैं, कि वो एच.एम. प्रकाशन की बुक ले सकते हैं या त्रिपति की बुक ले सकते हैं और उसकी सहायता से परिभाषाओं को लिखें, क्योंकि परिभाषाएं हमेशा डिक्टो, जैसे जे.के. मेहता ने क्या कहा है, या एस के रिचार्ड्स ने क्या कहा है, या मार्शल ने क्या कहा है, रॉबिन्स ने क्या कहा है, तो हमें उनकी डिक्टो, उनके वही वर्ड लिखने पड़ते हैं परिभाषा में। तो इसीलिए हम अपने तरफ से कुछ भी उसमें नहीं लगा सकते, ना खुद भी उसमें समझ सकते हैं। परिभाषाएं वैसे ही लिखनी पड़ती हैं, इसलिए परिभाषाओं के लिए हमें बुक का सहारा जरूर लेना चाहिए। तो आइए अब हम आते हैं कि भूमि की विशेषताएं क्या हैं। पहली इसकी भूमि की विशेषता है कि भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है यानी भूमि को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। भूमि की मात्रा स्थिर है। दूसरी इसकी विशेषता है कि भूमि अविनाशी है। भूमि अविनाशी है, भूमि का विनाश नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, तो इसके ऊपर बने हुए मकान टूट जाएंगे। बाढ़ आएगी तो ऊपर की उर्वरा शक्ति बह जाएगी, लेकिन भूमि ज्यों की त्यों रहेगी। इसका तीसरा टॉपिक है कि भूमि की मात्रा जो है वो सीमित है। भूमि को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है और भूमि स्थिर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको नहीं ले जाया जा सकता है। सबसे विशेषता है कि भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। निःशुल्क
उपहार है या निःशुल्क देन है। तो ये भूमि की विशेषताएं। फिर है भूमि उत्पत्ति का निष्क्रिय साधन है। जैसे श्रम है उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, लेकिन भूमि जो है वो उत्पत्ति का यानी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, क्योंकि भूमि में अपने आप कुछ नहीं हो सकता है। यदि आपने कहीं भूमि पर एक टुकड़ा छोड़ दिया ऐसे ही, तो वो चाहे आप 1 साल बाद देखें उसे, चाहे 2 साल बाद देखें, वो ज्यों का त्यों ही मिलेगा। इसमें कुछ भी चीज़ का उत्पादन नहीं हो सकता है जबकि श्रम और पूंजी को ना लगाया जाए। इसी प्रकार से भूमि उत्पत्ति का प्रमुख साधन है। भूमि लेकिन उत्पत्ति का प्रमुख साधन है, क्योंकि भूमि के बिना कोई भी उत्पादन कार्य संभव नहीं है। इसके बाद है भूमि अनेक प्रकार की होती है। जैसे कि हमारे भारत में ही 7 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार से भूमि की उर्वरा शक्ति में भी भिन्नता होती है, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा उर्वरा शक्ति होती है उसकी, और कहीं पर वो बंजर होती है, और कहीं ज़्यादा उपजाऊ होती है। भूमि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। भूमि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, क्योंकि जैसे जैसे भूमि में हम साधन उत्पादन कार्यों में लगाते हैं या कोई साधन बढ़ाते हैं, वैसे भूमि की मात्रा सीमित होने के कारण उसमें जो लागतें होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। इस प्रकार उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। फिर आ जाते हैं भूमि के महत्व पे। सबसे पहले भूमि कृषि का आधार है। जो भी भूमि है उस पर खेती होती है वो भूमि पर ही संभव है, बिना भूमि के खेती होना संभव नहीं है। अगली चीज है भूमि आर्थिक संपन्नता का सूचक है। जैसे कि हम अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले तो अमेरिका, उसके पास बहुत अधिक भूमि है जिस कारण वो बहुत संपन्न देश की सूची में आता है। उसी तरीके से हमारे देश के अंदर अगर हम लें तो जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा भूमि होती है वो व्यक्ति ज़्यादा संपन्न कहलाता है, या वो संपन्नता का सूचक होता है। अगला है भूमि संपूर्ण उत्पादन कार्यों का आधार है। जितने भी उद्योग लगे हैं, जितनी भी फर्में हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी कारखाने हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, पशुपालन है आपका, या आपके जो डेयरी फार्म है, आपके जो वो वन के संबंधी जो भी कार्य हैं, वो सभी भूमि के ऊपर होते हैं। यानी चाहे कच्चा माल की प्राप्ति हो और चाहे हम पक्के माल की प्राप्ति करें, हमें सभी कुछ भूमि से मिलता है। भूमि ही उत्पादन के कार्यों का आधार है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। दूसरा है प्राथमिक उद्योगों का विकास। प्राथमिक उद्योगों का विकास भूमि के अंतर्गत ही होता है, जैसे कि पशुपालन है, या मान लीजिए मछली पालन है, मुर्गी पालन है, या हम कोई भी तरीके का प्राथमिक आधार करें। जो प्राथमिक उद्योगों का आधार जो बनता है वो भी भूमि है। परिवहन के साधनों का विकास, भूमि के आधार पर ही परिवहन के साधनों का विकास हुआ है। आज दुर्गम जगह थी वहाँ भी भूमि के ऊपर सड़क बना करके और वहाँ पर जाने में सरल रास्ता बनाया गया है। जहाँ दुर्गम रास्ते थे उनको भी सरल बनाया गया है। ये विकास का परिवहन के साधनों का विस्तार हुआ है, जो कि भूमि से ही संभव है। और भूमि जीवित रहने का आधार, भूमि जीवित रहने का आधार है, क्योंकि मनुष्य रहता है, खाता है, पीता है, वहीं पे सब कुछ अपने कार्य करता है। भूमि के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। इसके अलावा भूमि उद्योगों का भी आधार है, क्योंकि जो भी उद्योग लगाए जाते हैं वो भूमि पर ही लगाए जाते हैं। तो अब आप लोगों ने जाना कि हमारी भूमि का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। भूमि के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ये कृषि अर्थशास्त्र के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने जब पूछती हूँ कि भूमि का क्या अर्थ है तो बच्चे बता नहीं पाते हैं कि भूमि क्या है। भूमि के बारे में आप लोगों ने एक नए तरीके से इसके अर्थ को जाना। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर अब समाप्त होता है। इसके साथ ही नमस्कार।